वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको आपके गवर्नमेंट एग्जाम या फिर आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो उसकी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। आप चाहे ग्रुप ए, बी, सी या डी किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम यहाँ पर आपको उसका जो पूरा सिलेबस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पूरा आपको ऑन टाइम कंप्लीट करके देते हैं। अभी आपका हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था और हम उसके लिए आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेकर आए थे, जहां हमने आपको मैथ्स की, रीजनिंग, ज्योग्राफी, साइंस ऐसे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी क्लासेस करवाई थी और इनके जो कोर्स हैं वो आपको टाइम से पहले ही कंप्लीट करके दे दिया था। यानी कि आपके एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ही हमने सारा जो कोर्स है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दे दिया था। ठीक उसी प्रकार अब आपका एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपके जो फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो जो लोग 2025 का टारगेट बना के चल रहे हैं अपने एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, वो कृपया करके अपने सारे जो फॉर्म है वो भर दें, क्योंकि आपका सीजीएल का जो फॉर्म है आई थिंक वो 9 जून को स्टार्ट हो चुका था और उसकी जो लास्ट डेट है आपका सबमिट करने की, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो है 4 जुलाई एंड 5 जुलाई जो है वो आपकी फी डिपोजिशन की लास्ट डेट है। तो ज्यादा टाइम नहीं बाकी है। जितना भी आप लोग जितने भी बच्चे ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि उनको 2025 का सीजीएल देना है, वो कृपया करके पहले अपने सारे एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म जो है वो फिल कर दें। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो पेपर है एसएससी सीजीएल का वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका सीजीएल का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। टियर 1 पेपर होगा ये, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, कंप्यूटर, ये सारे आपके जो सब्जेक्ट्स है वो पूछे जाएंगे। तो एकदम कमर कस लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं बाकी है। गिने चुने ही कुछ एक आध मतलब दिन बाकी, यानी कि 1 महीना बाकी है और ये 1 महीना कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग अपनी कमर कस लीजिए और बिल्कुल अपनी जो तैयारी है वो जोर शोर पे कर दीजिए। हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका जो पूरा जो सिलेबस है वो हम आपको ऑन टाइम कंप्लीट करके दे रहे हैं। आपका एसएससी का जो सिलेबस है आधे से ज्यादा तो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको हमारे डेली जितने भी हम अपना पे लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम पे टाइम मिलता रहे। और तो और जो डेली आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, जो मैथ्स और रीजनिंग की लाइव सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं, वो भी उसका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो लाइव सेशंस में आपको सर और मैम दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उनको जरूर ज्वाइन करिएगा। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको सारा जो अपना कोर्स है वो कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है, तो उसका लाभ उठाइए। अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए। और आप अगर ध्यान दें तो बाकी के जो कोचिंग्स होते हैं वो आपसे मोटी मोटी फीस जो है वो वसूलते हैं और टाइम पे आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं करवाते और बीच में आपको ऐसे ही लटका के छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। हम इससे पहले भी अपना कही हुई बात पे खड़े उतरे हैं और इस बार भी हम वही काम करेंगे। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आधे से ज्यादा कंप्लीट करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इन सारे आपके कोर्स सब्जेक्ट्स के आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। आपको केवल इतना करना है कि जाइए, जाके उन लेक्चर्स को देखिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो ये एसएससी का जो पेपर देंगे, उनके लिए एक खास बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने सारे नोट्स और अपनी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। हिंदी इसमें नहीं आती। आपका इंग्लिश जो है वो अच्छे खासी वेटेज जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आते हैं जो 50 मार्क्स के पड़ते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इंग्लिश पे फोकस करिए। बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है उस पर भी फोकस करिए। लेक्चर्स को देखिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए और हैंड रिटन नोट्स भी आप अपने प्लीज इंग्लिश मीडियम में ही बनाइएगा, ताकि आपकी जो वोकैब है वो इम्प्रूव होती रहे। आपके जो लैंग्वेज पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट और कोर टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव एक्टिव वॉइस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनोनियम, सिनोनियम,
राइट, वोकैब्स। तो वोकैब इंप्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप रीडिंग हैबिट इंडल्ज करिए अपने अंदर, रीड करिए और अपने नोट्स डेली डेली आप रिवाइज करिए। उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता रीडिंग को लेकर। लेकिन आप अपने जो नोट्स है बहुत ही क्रिस्प बनाएगा, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएगा, पीडीएफ के भरोसे मत रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना तो आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी और अच्छे से जब आप रिवाइज करोगे तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब पूरा। और अभी हम क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं, जहाँ पे आज आपका टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम अर्थ के यानी कि पृथ्वी के ऊपर का जितना भी क्षेत्र था, जितना भी रीजन था, उसके बारे में पढ़ रहे थे, चाहे वो माउंटेन्स हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, राइट, मिनरल्स जो अवेलेबल रहते हैं वो हो, या फिर आपका प्लेट्यूज हो, आइलैंड्स हो, राइट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि आपके अर्थ सरफेस के बीनीथ भी क्या क्या है उसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, एज इट इज अ पार्ट ऑफ ए सिलेबस। तो यहाँ पर आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ, या फिर आप बोल लो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, राइट। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोगों को एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट रहिए और एक फोकस और एक स्केड्यूल बना के रखिए कि आपको डेली कम से कम 8 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है, मतलब अपने दिन का 8 घंटे तो आपको समय देना ही देना है पढ़ाई में। और अगर यदि आप उससे ऊपर भी बैठ जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा होगा आपके लिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपना टाइम एजुकेशन को प्रोवाइड करवाएंगे उतना ही ज्यादा उससे दोगुना जो है वो आपको रिटर्न में बिल्कुल मिलेगा, आज नहीं तो कल बिल्कुल मिलेगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अपने माइंड में डाउट मत रखिए, अपने सेल्फ डाउट बिल्कुल भी मत रखिएगा इस टाइम पे। इस टाइम पे केवल इतना पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी और ये सोचते रहिए कि हो जाएगा, आपको इतना टारगेट पूरा करना है। कैसे करना है कि दिन में आप इतना अपना लिस्ट बना लीजिए कि आपको ये टॉपिक्स करने हैं, मैथ्स का इतना पोर्शन करना है, रीजनिंग का इतना हो गया, पॉलिटी हो गया, या फिर साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, एक एक टॉपिक उठा लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि आज ये टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है सोने से पहले, रात में सोने से पहले ये सारे जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। इतना आप डेडिकेशन के साथ करिए, परसिवरेंस, डेडिकेशन, पेशेंस, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट पेपर, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर इंटीरियर ऑफ अर्थ सोर्सेज एंड स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये है कि हम अर्थ सरफेस के ऊपर तो चलो हमें दिखता है, राइट, हमें पहाड़ दिखते हैं, हमें नदियां दिखती हैं, हमको प्लेट्यूज दिखते हैं, हमको मिनरल्स जब हम उनको डिग करते हैं तब दिखते हैं, राइट। लेकिन इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ने, उसको समझने के लिए एक नहीं कई दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं आपके। एक होता है आपका डायरेक्ट सोर्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट सोर्स, राइट। अब अर्थ के नीचे यानी कि पृथ्वी के नीचे क्या क्या है वो तो हमें यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाई देगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, R&D करना पड़ता है। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपको चीजों को मतलब जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनको चीजों को रिसर्च करना, रिसर्च जब करेंगे तभी चीजों के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट देयर आर 3 मेजर लेयर्स दैट मेक अप द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एंड दैट आर क्रस्ट, mantle and core, each having a distinct chemical composition and physical state। चलिए अभी तक तो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि सोर्सेस कैसे हमें पता चलते हैं, किन किन सोर्सेस, 2 टाइप के सोर्सेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे बात कि आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या क्या है। 3 लेयर में डिवाइडेड है। पहला है आपका क्रस्ट, सबसे नंबर यानी कि ऊपरी सरफेस में आता है क्रस्ट, उसके नीचे आता है मैंटल और फिर उसके नीचे आता है कोर। और हर लेयर की अपनी एक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि उनकी एक डिस्टिंक्ट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी एक विभिन्न अपनी एक केमिकल और फिजिकल स्टेट है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट देखेंगे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो स्टेट ऑफ मैटर की बात की जा रही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमें पृथ्वी के अंदर तीनों स्टेट मिलती हैं, पत्थर भी मिलते हैं। लिक्विड के फॉर्म में देखा जाए तो मैग्मा होता है। जब मैंने आपको वोल्केनो का चैप्टर पढ़ाया था तो भी मैंने आपको यही चीज एक्सप्लेन करी थी कि जब जो लावा बाहर फट के निकलता है, जब वो पृथ्वी के बाहर निकल जाता है तो उसको लावा बोलते हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी के अंदर होता है तब उसको मैग्मा के नाम से जाना जाता है। और ये एक विशेष लिक्विड होता है,
है। विशियस लिक्विड का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा होता है, ठीक है, गाढ़ा लिक्विड होता है, फ्लूइड इन नेचर नहीं होता है ये, ठीक, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ में टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और तो और बहुत सारी गैसेस जो है वो भी इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि आपको पृथ्वी के नीचे मिलेंगी। सबसे ज्यादा जब देखा जाए वोल्केनिक एरप्शन होता है तो मेजॉरिटी में जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस बाहर निकलती है, एक तो हो गया वाटर वेपर यानी कि भाप बाहर निकलता है, दूसरा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सारी जो गैसेस हैं वो हमें पृथ्वी के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है कि आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ में कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो वो 3 टाइप की लेयर्स हैं। एक है आपकी क्रस्ट, दूसरी है मैंटल और फिर है आपका कोर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो कोर और मैंटल है वो भी सब डिवाइडेड है, लाइक अपर मैंटल, लोअर मैंटल, कोर में भी आउटर कोर, इनर कोर। ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अभी बेसिक यहाँ पे चीज याद रखिएगा, क्रस्ट है, मैंटल है और कोर है, ठीक है। और इन तीनों की क्या है, फिजिकल और केमिकल, या इनका अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है और तीनों का अलग अलग फिजिकल स्टेट है। नेक्स्ट, ये रहा इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि सोर्स एंड स्ट्रक्चर का डायग्राम। डायग्राम के थ्रू आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो जो जो अपना नोट्स बना रहे हैं कृपया करके अपने डायग्राम्स, रफ डायग्राम जरूर बनाइए। हालांकि आपके एग्जाम में आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन डायग्राम से क्या होता है कि चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आती हैं, ठीक है। और अगर एक बार वो डायग्राम आपके दिमाग में छप गया तो आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी नहीं पुट करनी पड़ेगी चीजों को याद रखने में, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। ये हो गया हमारा क्रस्ट, फिर आता है हमारा मैंटल और फिर आता है हमारा कोर। कोर भी जो है वो सब डिवाइडेड है, एक हो गया हमारा आउटर कोर और दूसरा हो गया हमारा इनर कोर, ठीक है, राइट। मैंटल भी जो है वो 2 में डिवाइडेड है, एक हो गया हमारा अपर, दूसरा हो गया हमारा लोअर, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, राइट। नेक्स्ट, the interior of the earth can be divided into several layers based on the chemical composition and mechanical stability, right. Based on these characteristics, earth's internal structures are divided into crust, lithosphere, asthenosphere, mantle, outer core and inner core। अब ये जो यहाँ पे टर्म जो 2 नए देखने को मिले, एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये बहुत ज्यादा गणित नहीं है इसमें, ठीक है। आपका जो लिथोस्फेयर हो गया हमारा अर्थ क्रस्ट, ठीक, कुछ नहीं है, बस अर्थ क्रस्ट का दूसरा नाम है लिथोस्फेयर। और दूसरी बात आती है एस्थेनोस्फेयर, तो ये हमारे मैंटल का जो अपर पोर्शन होता है, राइट। मैंटल का अपर जो पोर्शन होता है, जो वीक पोर्शन होता है, ठीक, अपर पोर्शन, उसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक। जहां पे आपका क्रस्ट खत्म होता है और क्रस्ट जैसे ही खत्म होता है और आपका मैंटल शुरू होता है, सो इट इज द अपर सरफेस ऑफ द मैंटल विच इज वीक, ठीक है ना। वीकर जोन कह सकते हो आप, वीकर जोन होता है, वीकर जोन ऑफ मैंटल, उसको हम एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान दे तो आपका क्रस्ट का केमिकल कॉम्पोजिशन और जो फिजिकल स्टेट होता है वो अलग होता है। क्रस्ट आपको यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक, यहाँ पे हमें बहुत सारे रॉक्स देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका लिथोस्फेयर, ये भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, अर्थ क्रस्ट। एस्थेनोस्फेयर इज द वीकर पोर्शन, जहां पे आपको मैग्मा देखने को मिलेगा, ठीक है। मैग्मा एक क्या है, इट इज अ विशियस लिक्विड। अब यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल स्टेट दोनों चेंज हो गए हैं, विशियस लिक्विड है, ठीक है। इट इज अ विशियस लिक्विड। विशियस लिक्विड का मतलब होता है गाढ़ा लिक्विड विच इज नॉट वेरी फ्लूइड इन नेचर। उसके बाद आता है हमारा कोर। कोर में भी आपको बहुत सारे गैसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, आउटर कोर, इनर कोर, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। Except for the liquid outer core, all the other layers are solid, including the semi-molten asthenosphere। अब यहाँ पर आपका आउटर कोर को अगर छोड़ दिया जाए, जहां पे हमें लिक्विड देखने को मिलता है which is little bit fluid in nature, all other layers are solid, including the semi-molten asthenosphere। यहाँ पे सेमी मॉल्टन का बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही तो मतलब मैग्मा की बात हो रही है,
मैग्मा आपका बेसिकली क्या है, एक वीकर जोन है मैंटल का, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर, सॉरी एस्थेनोस्फेयर क्या है, इट इज द वीकर जोन ऑफ मैग्मा, ठीक है, जो सेमी मोल्टन फॉर्म में होता है। The difference in the chemical and physical nature of the Earth's layers is due to differential temperature and pressure and density which have been shaped during the evolution of these layers. अब यहाँ पर अगर आप सोचे तो पृथ्वी के अंदर हर एक लेयर का अपना एक केमिकल अलग कॉम्पोजिशन होता है, उनका फिजिकल स्टेट अलग होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। आप जितना नीचे चलते चले जाओगे उतना ही आपका टेम्परेचर और जो प्रेशर है, जो आपका नहीं पृथ्वी का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। जैसे ही आप जितना नीचे चलते चले जाओगे, as long as you go deep inside the earth's crust, आपका जो टेम्परेचर, जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है, और डेंसिटी भी जो है वो भी चेंज होती जाती है, ठीक। तो इन्हीं तीन कारण यानी कि इन्हीं तीन रीजंस की वजह से हमें अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन और अलग अलग फिजिकल स्टेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, the internal structures of earth have been proposed based on direct and indirect sources। ये चीज हम आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं कि हमें कैसे पता लगता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। वो आपके दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सोर्स होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्स। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में कि आपके एग्जैक्टली डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं, ठीक। such as seismic waves which behave differently in the earth's layer depending on the composition physical nature of these layers। अब सीज्मिक वेव एग्जैक्टली क्या होता है, ये चीज हम आपको अर्थक्वेक जब हमने आपको पढ़ाया था तब हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सीज्मिक वेव एग्जैक्टली क्या होते हैं बताया था, ठीक है। ये एक एनर्जी होती है जो पास होती है आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ में, एनर्जी या फिर आप कहोगे वेव्स, ठीक, जिसकी वजह से जो अर्थ होता है क्या करता है, वो ट्रेम्बल होता है यानी कि शेक करता है, राइट। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे दोबारा से सीज्मिक वेव समझाने नहीं बैठेंगे। आपको क्या करना है कि अर्थ को एक लेक्चर जो है वो आपको देखना है जाके, टॉपिक अच्छे से उसको करना है, वो मोर देन सफिशिएंट है। जितने भी लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर देख रहे एमटीएस और जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स है उसका पेपर दे रहे हैं, वो जो लेक्चर है मोर देन सफिशिएंट है। उससे कुछ भी आप मतलब पढ़ोगे, कहीं से कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से उसे कर लोगे, क्योंकि सारा कुछ जो है उसमें कवर अप करके रखा है। इसके साथ साथ हमारा जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ठोकिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर, इसके बारे में बताते चले जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपसे बीच बीच में पूछते जाऊंगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि सीज्मिक वेव हो गया, सीज्मिक वेव जो होती हैं वो बिहेव करती हैं अलग अलग तरीके से डिफरेंट लेयर्स में। जैसे कि हमने बताया कि हर लेयर की अपनी एक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, अपनी एक फिजिकल स्टेट होती है, यानी कि डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड देयर आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट, राइट। तो जिसकी वजह से सीज्मिक वेव जो होता है वो हर लेयर में अलग तरीके से ट्रैवल करता है, कहीं पे स्पीड ज्यादा, कहीं पे स्पीड कम हो जाएगी, कुछ लेयर्स में वो ट्रैवल ही नहीं करेगा, राइट। तो ये सब डिपेंड करता है किस पे, हमारे केमिकल एंड फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सोर्सेस फॉर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमको कैसे पता लगता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अंदर का कैसा है, इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है। तो हमने पहले भी बताया था कि दो सोर्स होते हैं पता करने के, होता है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स देखते हैं कि क्या होता है, जैसे कि हो गया हमारा माइनिंग में हमने पहले भी बताया, जब हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाई करी थी तब भी हमने यही बताया था कि माइनिंग में क्या होता है कि आपको ड्रिल करना होता है, खोदते हो आप जब पृथ्वी को, तो आपको बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि ये हो गया हमारा डायरेक्ट सोर्स। The most readily available earth material is its minerals, right? हमें अर्थ के अंदर कौन कौन से मिनरल्स है कैसे पता चलता है, जब हम माइनिंग करते हैं। भाई हमें ऐसे तो पड़े हुए मिलते नहीं है ना, ऐसे कहीं दिखते हैं, जब आप उसको खोदोगे, रिसर्च करोगे तभी जाके हमें पता लगता है। तो हमें कैसे पता लगता है, वो हमें माइनिंग के थ्रू ही पता लगता है, ठीक है। Which can be obtained through mining. Mines can be very deep also. For example, gold mines in South Africa are deep as 3 to 4 kilometers.
अब कई कई बार जैसे न्यूज में हम देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो माइनिंग केव में फंस जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपको जो मिनरल्स होंगे वो आपको स्टडेड मिलेंगे। स्टडेड का मतलब होता है कि अटके हुए मिलेंगे पृथ्वी में, अंदर पृथ्वी में, राइट, इंटीरियर ऑफ अर्थ में। तो उनको निकालने के लिए आपको और जो है मिनरल्स फाइंड करने के लिए और डीप माइनिंग करनी पड़ती है, जैसे 3 से 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखने में तो बहुत कम आंकड़ा लग रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर ही तो है, बट दैट 3 to 4 किलोमीटर इज ऑल्सो वेरी डीप व्हेन यू माइन, राइट। माइनिंग के लिए अगर 3 से 4 किलोमीटर देखा जाए तो वो भी बहुत ही ज्यादा होता है। वहां पे हमें कई सारे मिनरल जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना डीप डिग करने के बाद भी कई सारे हमें हादसे देखने को मिलते हैं कि लेबर्स वहां पे फंस जाते हैं, कईयों की वहां पे गिर के मौत हो जाती है। ऐसा भी सब जो कैलामिटी होती है, राइट, कैलामिटी आप कह सकते हो, या फिर कैजुअलिटी जो होती है, ठीक है, वो देखने को या सुनने को मिलती है उसकी वजह से। कैलामिटी यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन माइनिंग के थ्रू क्या होता है कि वो ह्यूमन क्रिएटेड अर्थक्वेक होता है, राइट। जब आप डिस्टर्ब कर देते हो प्लेट्स को तो अर्थक्वेक, तो अर्थ जो होती है वो ट्रेम्बल करती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस भूकंप में जो लेबर्स होते हैं वो दब के मर भी जाते हैं, तो हमें बहुत सारी कैजुअलिटीज जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक। दूसरा आता है हमारा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स दैट पेनिट्रेट डीपर डेप्थ्स to explore the conditions in the crustal portion, such as the deep ocean drilling project and integrated ocean drilling project। तो ये दो आपके प्रोजेक्ट्स के नाम है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डीप जो है वो ड्रिल करना पड़ता है चीजों को देखने के लिए, इंटीरियर ऑफ अर्थ को स्टडी करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से दो प्रोजेक्ट्स है? एक है हमारा डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, दूसरा है हमारा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। देन कम्स वोल्केनिक एरप्शन। ये बहुत ही अच्छे से मैंने अलग से टॉपिक करवा रखा है, वोल्केनो यानी कि आपका ज्वालामुखी, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन, मॉल्टन मटेरियल जिसे हम मैग्मा कहते हैं, व्हेन इट इज इनसाइड द अर्थ सरफेस एंड व्हेन इट एक्सप्लोड्स एंड कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, इट इज नोन एज लावा। Explodes onto the earth surface and then available for laboratory investigation. However, it is difficult to determine the depth of the magma's source. राइट, हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली कि मैग्मा जो है वो बाहर जो निकला है लावा वो कितनी डेप्थ में था, ठीक है, वो पता लगाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब मैग्मा आप कह सकते हो या फिर लावा कहो, जब वो बाहर निकल के आता है तो उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट और जितने भी जियोलॉजिस्ट होते हैं उसको स्टडी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तभी हमको पता लगता है कि अर्थ के अंदर कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, राइट, कि फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, राइट, इन सब चीजों के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट फिर आता हमारा इनडायरेक्ट सोर्स, राइट। अब इनडायरेक्ट सोर्स के थ्रू में कैसे पता लगता है? जैसे हो गया हमारा टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। अब ये तीनों चीजें क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ में देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे हम नीचे और डीप चढ़ते चले जाएंगे अर्थ सरफेस में, वैसे ही आपका जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, scientists have estimated the values of temperature, pressure and density of materials at different depths, right? अब यहाँ पर हमें थिकनेस का पता होता है कि कुल कितनी जो है वो थिकनेस है, चौड़ाई है कि हम नीचे जा सकते हैं, ठीक है, ऑफ द अर्थ। साइंटिस्ट ने क्या किया है कि ये भी यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, राइट। ये सिर्फ एक एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि अंदाजा आप कह सकते हो कि तुक्का लगाया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है कि अप्रॉक्स इतना टेम्परेचर तो होगा ही होगा इस लेयर में, या फिर इतना प्रेशर होगा, ठीक है। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो नहीं पता लगती है, ठीक। सीज्मिक एक्टिविटी, द शैडो जोन ऑफ PNS waves help understand the different densities of the earth's layer। अब यहाँ पे हो गई P वेव और S वेव, जो मैंने आपको अर्थक्वेक में बताई थी, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स, राइट। लव वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, इन सारे वेव्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, वो लेक्चर जरूर जाके देखिएगा। शैडो जोन वो एरिया होता है जहां पे आपके सीज्मिक जो वेव्स होती हैं
कैप्चर होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे कैप्चर नहीं होती, यानी कि जहां पर हमें सीस्मिक वेव जो है वो ट्रैवल नहीं करती। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर लेयर की अलग केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल स्टेट होती है, तो सीस्मिक वेव जो होता है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हर लेयर में ट्रैवल करे या हर फिजिकल स्टेट को है जो पार करे, ठीक है। तो हमें इसके थ्रू भी पता लगता है इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक। अब कैसे पता लगता है, ये आप अर्थ को एक वाले चैप्टर में जाके पढ़ाई करेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल द एस वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लूइड्स। अब जो एस वेव्स होती हैं वहां पे फ्लूइड नहीं है, ठीक है। सो द सडन शैडो वेयर एस वेव्स डिसअपियर इंडिकेट्स दैट द अर्थ हैड द लिक्विड आउटर कोर। अब यहाँ पर एस वेव जो होती हैं वो फ्लूइड के थ्रू ट्रैवल नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन जो पी वेव्स होती हैं वो आपके तीनों स्टेट ऑफ मैटर को जो होता है वो पार कर जाती है, सॉलिड लिक्विड गैस। बट जो एस वेव्स होती हैं वो किसके थ्रू सबमिट नहीं होती है, किसके थ्रू ट्रैवल नहीं करेंगी, फ्लूइड के थ्रू ट्रैवल नहीं करती हैं, ठीक है। सो द सडन शैडो वेयर एस वेव्स डिसअपियर इंडिकेट्स दैट द अर्थ हैड अ लिक्विड आउटर कोर। इसलिए हमें उससे पता लगता है कि जहां पे आप देख सकते हो कि जो शैडो रीजन वहां होता है जहां पे हमारी सीस्मिक वेव जो होती हैं वो अकर नहीं होती हैं, ठीक है, अकर नहीं होती हैं, वो हमारा क्या होता है, शैडो जोन होता है। तो हमें यहीं से पता लगता है कि जो एस वेव्स हैं दे डिसअपियर इंडिकेट्स दैट द अर्थ हैड अ लिक्विड आउटर कोर। आउटर कोर में क्या देखने को, कौन सा फिजिकल स्टेट देखने को मिलता है, वो है हमारा लिक्विड, ठीक है। फिर आता है डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज विद द अर्थ्स इंटीरियर्स आर बेस्ड ऑन द प्रोपगेशन एंड वेलोसिटीज ऑफ सीस्मिक वेव्स थ्रू द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज की बात करी जा रही है, कैसे इसको समझेंगे कि यहाँ पे, वैसे आगे बताएंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा हो गया अर्थ सरफेस, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, क्रस्ट, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, फिर आता है आपका मैंटल, फिर आता है आउटर कोर, फिर आता है इनर कोर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे आप देखोगे और गौर करोगे कि यहाँ से जैसे ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मैंटल, राइट, यहाँ से हमारा मैंटल स्टार्ट होता है, ये हो गया हमारा एस्थेनोस्फेयर। अब ये क्रस्ट है, ये मैंटल है, ये कोर है। तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, वैसे तो एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती है अंदर, लेकिन ये हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। ये जो इमेजिन की जाती, जैसे हमने मोशन ऑफ अर्थ पढ़ाया था आपको, उसमें भी जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो एक्सेस होती हैं, वो एग्जैक्टली में नहीं होता है, बट हम उसको इमेजिन करते हैं दैट इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी एक्सेस। ठीक उसी प्रकार से जो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे देखी जा रही है, ये भी हम इसको इमेजिन करते हैं अपने लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है, यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ से जो क्रस्ट होगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। यही यहाँ पे मैंटल में क्रस्ट और मैंटल के बीच में होता है, मैंटल और कोर के बीच में भी होता है। तो ये सारी लाइंस क्या इंडिकेट करती है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कैसे कि यहाँ से जो क्रस्ट है अब वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट होता है मैंटल। ठीक उसी प्रकार जब हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपका जो मैंटल होता है वो डिसकंटिन्यू होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कोर, ठीक है। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे केवल मैंने आपको डिसकंटिन्यूटीज एक्चुअली में क्या होती हैं वो आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू समझाया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स डिफर्स एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, राइट, अलग अलग लैटिट्यूड में, ठीक है। यानी कि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी डिफर करने लगता है, बदलने लगता है। ग्रेविटी अनोमलीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इन दी अर्थ। फिर आता हमारा मैग्नेटिक सर्वेज। नाउ दीज आल्सो ऑफर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द distribution of magnetic materials in the crust portion as well as the distribution of the materials in this region। अब हमें पता लगता है मैग्नेटिक, अब जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स कह लीजिए आप या फिर मेटल्स बोल दीजिए, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ इंटीरियर से
मिलते हैं तो हमें उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर आप कह सकते हो हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही पता चलता है कि उनमें आयरन कंटेंट है या नहीं है, कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। वो हमें इसी के थ्रू जो है वो पता लगता है, राइट, कि कौन से लेयर में हमें किस प्रकार के मिनरल्स या मेटल जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, meteors. Now the material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth. Hence this becomes a source of information about the interior of the earth. अब कभी कभी क्या होता है कि जो मीटियोर्स होता है, फिर जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, राइट, जिसको हम शूटिंग स्टार मानते हैं। जैसे मैंने आपको जब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, तब हमने आपको मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इसके बारे में डिटेल में आपको चीजें जो है वो समझाई थी, राइट। सोलर सिस्टम और यूनिवर्स भी आपका एक जो टॉपिक है कोर, वो भी हम करा चुके हैं। आपको क्या करना है, लेक्चर उसको देखिएगा जरूर, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ हम दोबारा पढ़ाने नहीं बैठेंगे कि मीटियोर क्या होता है। अगर हमने यहाँ पे बोला है कि मीटियोर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मीटियोर क्या होता है, और पता होना चाहिए कि मीटियोर एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। उसको शुरू से एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर मीटियोर जो, जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, वो जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है और जब फ्रिक्शन के थ्रू बर्न होने लगता है, राइट, तो कभी कभी क्या होता है कि वो बीच में ही खलास हो जाता है। लेकिन कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे मीटियोर्स होते हैं जो अर्थ सरफेस से टकरा जाते हैं, ठीक है, जो अर्थ सरफेस से आके टकरा जाते हैं। और अगर उनको स्टडी किया जाए तो उनकी जो मीटियोर्स होते हैं और जो इंटीरियर ऑफ अर्थ होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। नाउ अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, जैसे कि हमें पता है that according to the mechanical properties, earth's layers are the lithosphere, asthenosphere, lower mantle, also known as mesospheric mantle, outer core, inner core. Chemically layers are the crust, mantle and core. Okay, तो chemically and physical, okay, chemically physically देखें तो हर एक लेयर की जो प्रॉपर्टी वो अलग है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वापस से आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे लेयर्स के नाम बताए गए, जैसे हो गया हमारा लिथोस्फेयर, आस्थेनोस्फेयर, लोअर मैंटल, अपर मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, राइट। इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये रहा डायग्राम जो मैंने आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया था, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्या होती है वो हमें समझ में आ गया था। अब लेकिन कितने प्रकार की आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है ये भी यहाँ पे आप देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो पूछ लेता है। तो एक पहले आती है आपकी यहाँ पे कनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी, जो कि किसके बीच होती है, बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, ठीक, यानी कि अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी आती है, और ये रही वो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। ये हो गया हमारा क्रस्ट, दिस इज आवर मैंटल, राइट, एंड दिस इज आवर कोर। ये हमारा कोर है, ये हमारा मैंटल है, और ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है। जो कनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी है वो किसके बीच में होती है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। फिर उसके बाद आता है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, जो कि हमारी किसके बीच में होती है, लोअर और अपर, यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में होती है। अपर मैंटल को क्या बोलते हैं हम, एस्थेनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और जो एस्थेनोस्फेयर है वो क्या है, वीकर जोन ऑफ मैंटल, वीकर जोन ऑफ मैंटल, राइट। चलो यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा जो मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी है वो किसके बीच में होता है, लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका लोअर क्रस्ट होगा और यहाँ पे आपका होगा अपर, ये अपर मैंटल। सो दिस इज योर मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक। फिर आता है हमारा रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जो किसके बीच में होती है, बिटवीन अपर एंड लोअर मैंटल के बीच में, और ये रही वो डिसकंटिन्यूटी। ये हो गया हमारा अपर मैंटल और यहाँ हो गया हमारा लोअर मैंटल, ठीक है। तो जो हमारी रेपिटी डिसकंटिन्यूटी होती है वो किसके बीच में होती है, इट इज बिटवीन अपर एंड लोअर मैंटल। उसके बाद आता है हमारा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, विच इज बिटवीन लोअर मैंटल एंड आउटर कोर। अब यहाँ से आपका चूंकि कोर्स स्टार्ट हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जो ये पोर्शन है ये हमारा क्या है,
ये है हमारा गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग में हम देखेंगे कि किसके बीच में होता है, लोअर मैंटल के बीच में होता है और आउटर कोर के बीच में लाइन होती है। दिस इज योर ये हमारी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आता है ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये इसको कहते हैं हम लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि किसके बीच में होती है, आउटर और इनर कोर के बीच में होती है। ये है आपका आउटर कोर एंड दिस इज योर इनर कोर, राइट। सो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको बस अच्छे से नजर मारेगा, रटने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। आपको केवल इसको डेली रिवाइज करना है, देखते रहेगा, चीजें अपने आप जो है वो याद हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज है जो बताई गई है यहाँ पे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड मैथ नहीं है यहाँ पे। कनॉट डिसकंटिन्यूटी, ये रही वो लाइन जिसका मतलब है कि ये लाइन किसके बीच में है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। उसके बाद आता है हमारा मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, जो किसके बीच में होती है, लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में होती है। और ये रही वो लाइन, ठीक है। फिर आता है हमारा रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जो किसके बीच में होती है, अपर मैंटल के बीच में और लोअर मैंटल के बीच में। फिर आता है गुटेनबर्ग कंटिन्यूटी, जो किसके बीच में होती है, लोअर मैंटल और अपर मैंटल के बीच में होती है। और फिर इसके बाद ये वाली लाइन आती है जिसको हम लेमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, विच इज बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। अब हम जितने भी हमारे तीनों लेयर्स है उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली वो होते क्या है। पहला आता है हमारा द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में भी देखा कि जो क्रस्ट है वो क्या है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे ऊपरी लेयर किसकी होती है, क्रस्ट की होती है। इट possesses just 1% of Earth's mass but contains almost all known life in the universe. The crust created by the dynamic geologic force continues to be shaped by the planet's movement and the energy. Plate tectonics is responsible for the formation and destruction of the crustal materials. Right? अब अर्थ क्रस्ट जो है यहाँ पे देखा जाएगा कि यहीं पे आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा टेक प्लेस करती है, ठीक है ना। जो प्लेट्स होती है मूव करती है तो उसका सबसे ज्यादा असर कहाँ पे पड़ेगा, क्रस्ट पे पड़ेगा। क्रस्ट क्या होता है, ये सिर्फ 1% जो है वो पोजेस करता है, किसको, अर्थ मास को पोजेस करता है, ठीक है। बाकी कुछ इतना हार्ड याद रखने लायक चीज नहीं है, केवल इतना याद रखिएगा दैट क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कॉम्पोजिशन देखें, दैट इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड मिनरल्स। तो हमारा जो क्रस्ट है उसका कॉम्पोजिशन देखा जाए, यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन की बात की जा रही है, तो वो किससे बना हुआ है, सॉलिड रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है। फिर आता है हमारा अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हमारे 3 टाइप के रॉक्स हैं, जो कि जब हम रॉक का चैप्टर या रॉक का टॉपिक करेंगे तब हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अर्थ क्रस्ट के कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया है कि बेसिकली जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो कौन कौन से रॉक से बना हुआ है। तो हमारे 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो हमारा क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, इन तीनों रॉक से बना हुआ है। इग्नियस रॉक सच एज ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट which form when magma cools are the most prevalent types of rocks in the crust. तो सबसे ज्यादा हमें कौन से किस टाइप के जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलते हैं अर्थ क्रस्ट पे, वो है हमारा इग्नियस रॉक्स, ठीक है। कौन कौन से, एक आता हमारा ग्रेनाइट और दूसरा है हमारा बेसॉल्ट। ये हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स के बारे में बता रहे हैं आपको। ये क्या है, ये टाइप है इग्नियस रॉक के। बेसिकली इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं कि जब मैग्मा फट के बाहर आता है लावा के रूप में, और वो जो लावा होता है जब टेम्परेचर डाउन होता है वो सॉलिडिफाई होने लगता है, यानी कि ठोस पत्थर बनने लगता है, ठीक है। जब वो कूल होता है, कंडेंस होता है, तो टेम्परेचर जब गिरने लगता है तो जो विशियस लिक्विड होता है वो क्या होने लगता है, वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होने लगता है, वो सॉलिड रॉक में फॉर्म होने लगता है, ठीक है। इसी टाइप के जो रॉक्स है वो मैं सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रस्ट पर पाए जाते हैं। डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी इज लेस देन 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक नजर मार लीजिएगा कि कितनी डेंसिटी होती है। टाइप्स देखें, द क्रस्ट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। 2 टाइप की क्रस्ट होती है, कौन सी, एक होती है ओशनिक क्रस्ट और दूसरी होती है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट इज फाउंड अंडर द ओशंस। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है,
कि हमारी जो ओशनिक क्रस्ट है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो समुद्र के अंदर पाई जाती है, यानी कि समुद्र के जो बेस होता है, राइट, जहाँ पे जो जमीन होती है जो समुद्र के अंदर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओशनिक क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमको समुद्र के नीचे ही देखने को मिलता है। ठीक, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट्स हायर ऑन द मैंटल बिकॉज इट इज लेस डेंस देन द ओशनिक क्रस्ट। जब हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां पे आपको प्लेट्स के बारे में भी बताया था, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको ओशनिक कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, वो फ्लोट करती है, किसके ऊपर फ्लोट करती है, वो यहाँ पे मैंटल के ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। अभी हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि किसी भी चीज की अगर डेंसिटी कम होगी तो वो डूबेगी नहीं, वो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी लिक्विड के ऊपर। अब मैंटल भले ही एक विशेष लिक्विड हो, बट है तो वो लिक्विड ही, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो इतनी हल्की होती है कि वो मैंटल के ऊपर भी क्या करती है, कि फ्लोट करती है। लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी बताया है, दैट द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज नोन एज कोनराड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांजिशन जोन होता है, जैसे कि हमारा क्रस्ट खत्म हुआ और क्रस्ट खत्म होने के बाद हमारा मैंटल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक लेयर जब खत्म होती है दूसरी लेयर स्टार्ट होती है, तो उन बीच का जो ट्रांजिशन होता है उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है, हम उसको किस नाम से जानते हैं, हम उसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा, इस टर्म को याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर आता है हमारा मैंटल। नाउ इट इज द 2900 kilometer thick layer between Earth's dense superheated core and its thin outer layer, the crust। ठीक, तो यहाँ पर हम थिकनेस बताई गई है कितनी मैंटल की, और वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 2900 किलोमीटर। क्या है यहाँ पे, थिकनेस है, यानी कि थिक लेयर है बिटवीन अर्थ्स डेंस सुपर हीटेड कोर एंड इट्स थिन आउटर लेयर द क्रस्ट। ठीक, वॉल्यूम, द मैंटल लाइज बिलो द क्रस्ट। हमारा जो मैंटल है वो क्रस्ट के नीचे जो है वो लाई करता है, ठीक है, एंड इज बाय फार द लार्जेस्ट लेयर मेकिंग अप 84% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम एंड 67% ऑफ द अर्थ्स मास। यानी कि सबसे भारी मात्रा में सबसे ज्यादा लेयर हमें कौन सी देखने को मिलती है, वो हमें मैंटल लेयर देखने को मिलती है। एक्सक्यूज मी। मैंटल लेयर क्या करता है, दैट इट कवर्स 84% या इट मेक्स 84% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम एंड 67% ऑफ द अर्थ्स मास। डेंसिटी देखें तो यहाँ पे जो डेंसिटी है मैंटल की कितनी है, 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारे क्रस्ट से ज्यादा है। क्रस्ट की कितनी थी, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, और यहाँ पर हम मैंटल को देखें तो ये हमारी है 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि मैंटल की डेंसिटी क्रस्ट से ज्यादा है तो वो क्या है, वो क्रस्ट के नीचे है और क्रस्ट इसके ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में। द मेजोरिटी ऑफ द रॉक्स दैट मेक अप द मैंटल ऑफ द अर्थ आर सिलिकेट्स। तो यहाँ पर जो मिनरल पाउंड होता है हमारे रॉक में, मैंटल में, वो कौन सा है, वो है हमारा सिलिकेट, ठीक है। तो यहाँ के रॉक्स में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है, दैट इज सिलिकेट। फिर आता है ओलिवीन, गार्नेट एंड पायरोक्सिन आर द कॉमन सिलिकेट्स फाउंड इन दी मैंटल। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स दिए गए हैं, ठीक है, जो हम कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे मैंटल में पाए जाते हैं। फिर आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द अदर मेन टाइप ऑफ रॉक दैट कैन बी फाउंड इन द मैंटल। तो यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी कि जो मिनरल्स हैं, राइट, जो पाए जाते हैं हमारे मैंटल में, जो रॉक्स होते हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं वहां पे, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द अदर मेन टाइप ऑफ रॉक दैट कैन बी फाउंड इन दी मैंटल। अदर एलिमेंट्स इंक्लूड एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम।
ठीक है, ये सारे जो है अलग एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स है जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे मैंटल में पाए जाते हैं। डिसकंटिन्यूटी, द मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी या फिर मोरोविक कंटिन्यूटी ये भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में पढ़ा था। मोरोविक ये स्पेलिंग भी होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मोरोविक डिसकंटिन्यूटी और मोहो marks the beginning of the mantle and the moho is defined as the density contrast from less dense crust to a denser mantle and where seismic waves velocities increase. Okay, तो यहाँ पर जैसा कि हमने डायग्राम में ऑलरेडी देखा हुआ था कि यहाँ पे आपका ये मोरोविक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इट इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड द अपर मैंटल, राइट। ये किसके बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है, लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज बताई गई है दैट द मोहो इज डिफाइंड एज द डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम लेस डेंस क्रस्ट टू अ डेंसर मैंटल। अब हमारा जो लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल की डेंसिटी में ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंस होगा। जो हमारा लोअर क्रस्ट होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी और जो हमारा अपर मैंटल होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि जो अपर मैंटल होगा वो डेंस होगा और जो लोअर क्रस्ट होगा वो लेस डेंस होगा। यहीं पे वो जो डिसकंटिन्यूटी है, ये जो मोहो वर्ड है यहाँ पे वही डिफाइन करता है कि जो कॉन्ट्रास्ट है डेंसिटी के बीच में वही चीज यहाँ पे बताई गई, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया वो मोरोविक डिसकंटिन्यूटी या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ मैंटल। अब हम यहाँ पे अलग अलग मैंटल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में। द अर्थ्स मैंटल इज डिवाइडेड इनटू मेनली 2 लेयर्स। जो हमारा अर्थ का मैंटल है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन सा? एक आता है हमारा द अपर मैंटल और दूसरा है हमारा लोअर मैंटल। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर मैंटल एंड द लोअर मैंटल इज नोन एज रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। अब अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपकी क्या है? ये हमारी कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जो कि हमारी अपर मैंटल और लोअर मैंटल, यहाँ पे आप लगा लीजिए कि ये आपका लोअर मैंटल हो गया, लोअर मैंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट, upper mantle, despite being mostly solid, the upper mantle's more malleable regions contribute to tectonic activity. अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, किसका? अपर मैंटल के बारे में। जो मेजॉरिटी आप देखेंगे कौन से फॉर्म में है? सॉलिड मैटर में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें रॉक्स देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ पे हमें कई सारे रॉक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन डिस्पाइट बीइंग मोस्टली सॉलिड, इतना सॉलिड कंटेंट यानी कि सॉलिड रॉक्स के होने के बावजूद भी द अपर मैंटल्स मोर मैलिएबल रीजन्स कंट्रीब्यूट टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी टेक प्लेस करती है, यानी कि यहाँ पे जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती है? डिसलोकेट होती हैं। डिसलोकेट कह सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, द थिकनेस ऑफ द अपर मैंटल इज अराउंड 410 किलोमीटर। कितना होता है? कितनी थिकनेस है अपर मैंटल की? दैट 410 किलोमीटर, ठीक। 2 parts of the upper mantle are often recognized as distinct regions in Earth's interior, that is the lithosphere and asthenosphere. अब इसी अपर मैंटल में हमारे 2 अलग रीजन्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा लिथोस्फेयर, जिसे हम अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। सॉलिड इन नेचर, यानी कि सॉलिड मैटर यहाँ पे देखने को मिलता है। और आस्थेनोस्फेयर क्या होता है? इट इज द अपर पार्ट ऑफ द मैंटल, यानी कि इट इज अ वीक जोन ऑफ मैंटल। इसे वीकर जोन ऑफ मैंटल भी बोलते हैं, ठीक, इसे वीकर जोन ऑफ मैंटल भी बोलते हैं।
ट्रांजिशन जोन, इट इज प्रेजेंट एट द डेप्थ ऑफ 410 किलोमीटर टू 660 किलोमीटर। तो जो ट्रांजिशन जोन है वो कौन से, जितना डीप हम जाएंगे, कौन सी डेप्थ में, हमें कितने डेप्थ में मिलेगा, वो मिलेगा हमें 410 से लेकर 660 किलोमीटर के बीच में ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इट प्रिवेंट्स द लार्ज एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल बिटवीन द लोअर एंड द अपर मैंटल। अब ये जो ट्रांजिशन जोन होता है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन लोअर एंड अपर मैंटल, यानी कि लोअर मैंटल में और अपर मैंटल में अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, तो वो जो ट्रांजिशन जोन होता है वो उसको एक्सचेंज होने से रोकता है। The most important aspect of the mantle transition zone is the abundance of water. Crystals in the transition zone hold as much water as all the oceans on the earth's surface. तो तो मैंटल में हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमें abundance amount of water देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे कि इतनी अंदर हमें पानी कैसे मिलता है, बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर के बारे में तो सबने सुना ही होगा, अंडरग्राउंड वाटर हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वाइल वॉल्केनिक इरप्शन या फिर आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन जो चीजें बाहर निकल के आती हैं वो कौन कौन सी है, जो मैंने आपको वॉल्केनो चैप्टर में भी करवाया था, यानी कि वॉल्केनो टॉपिक में करवाया था। एक था हमारा ऐश, ठीक है, ऐश, फिर हो गया आपकी गैसेस, रॉक्स, लावा, ठीक है। अब यहाँ पर गैसेस पे ध्यान दे तो मेजर आपके कौन कौन से गैसेस बाहर निकल के आते हैं। एक तो हो गया हमारा वाटर वेपर, वाटर वेपर, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेजॉरिटी में क्या निकल के आती, भाप बाहर निकल के आती है। वाटर वेपर जो है वो हाईएस्ट अमाउंट में, जो गैस अगर देखें कि गैस में मेजॉरिटी के रूप में जो वाटर वेपर है वो बाहर निकल के आता है। अब अंदर पानी होगा तभी तो वो भाप बनेगा ना, राइट। इसीलिए यहाँ पर इस लेयर में हमें क्या देखने को मिलेगा, अबंडेंस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। क्रिस्टल्स इन द ट्रांजिशन जोन होल्ड एज मच वाटर एज ऑल द ओशंस ऑन द अर्थ सरफेस। ट्रांजिशन जोन में हमें क्रिस्टल्स भी देखने को मिलेंगे और यही क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस वाटर को मैंटल में होल्ड करके रखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। लोअर मैंटल, द लोअर मैंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 660 किलोमीटर्स टू अबाउट 2700 किलोमीटर्स बीनीथ अर्थ सरफेस। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंटल की यहाँ पे जो थिकनेस है वो कितनी थी, 410 किलोमीटर, राइट। अब जब मैंटल में भी हमारे दो रीजन्स थे, एक था हमारा अपर मैंटल, दूसरा था हमारा लोअर मैंटल, राइट, और लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या था, लिथोस्फीयर अर्थ क्रस्ट होता है और जो एस्थेनोस्फीयर होता है दैट इज द वीकर जोन ऑफ मैंटल। अब जो अपर और लोअर मैंटल के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है वहां की अगर डेप्थ या फिर थिकनेस देखी जाए तो वो कितनी होती है, 410 किलोमीटर से लेकर 660 किलोमीटर, यानी कि 410 से लेकर 660 किलोमीटर के बीच की होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लोअर मैंटल की बात करें तो यहाँ पर उसकी थिकनेस कितनी है, दैट इज 660 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर के बीच में होती है। दैट इज कंपेयर टू द अपर मैंटल, द लोअर मैंटल इज हॉटर एंड डेंसर। ऑब्वियसली अब अपर मैंटल और लोअर मैंटल, यहाँ पे नाम से हमें पता चलता है कि अपर मैंटल जो है वो लोअर मैंटल के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। इसका मतलब ये है कि अपर मैंटल का जो डेंसिटी होगा वो हमारे लोअर मैंटल के डेंसिटी से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी होगी लोअर मैंटल की वो ज्यादा होगी, इसीलिए वो नीचे रहती है और अपर मैंटल क्या करेगा, लोअर मैंटल के ऊपर फ्लोट करेगा। और लोअर मैंटल की एक और खास बात ये प्रॉपर्टी है कि वो ज्यादा गर्म होता है, इट इज हॉटर एंड डेंसर एज कंपेयर टू द अपर मैंटल। नाउ डी, डी डबल प्राइम, इट इज अ शैलो रीजन बीनीथ द लोअर मैंटल। जो हमारा डी डबल प्राइम जो रीजन होता है वो किसके बीनीथ होता है, हमारे लोअर मैंटल के बीनीथ होता है, यानी कि लोअर मैंटल के नीचे होता है। इन सम एरियाज इट इज अ रेजर थिन, excuse me, razor thin boundary
with the outer core, while in others, and it has thick accumulations of iron and silicates. अब ध्यान दिया जाए तो कुछ एरियाज में क्या होता है कि इट इज अ रेजर थिन बाउंड्री विथ आउटर कोर, राइट, while in others it has thick accumulation of iron and silicates. मैंटल में मैंने पहले भी बताया था कि मैंटल में जो हमें रॉक्स मिलते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में या फिर मेजॉरिटी में हमें सिलिकेट एलिमेंट जो है वो मिलता है, राइट। तो यहीं पे बात बताई गई कि आपका लोअर मैंटल हो या अपर मैंटल हो, वहां पे हमें आयरन और सिलिकेट देखने को मिलता है। ये दो एलिमेंट्स वहां पे मौजूद रहते हैं, किसमें, रॉक्स में। रॉक्स कह लीजिए, मिनरल्स कह लीजिए, वट एवर सूट्स यू, राइट। और अगर देखा जाए तो आउटर कोर में क्या होता है, इट इज अ वेरी थिन बाउंड्री। आउटर कोर में थिन बाउंड्री होती है और बाकी में थिक बाउंड्री होती है, ठीक है। आगे जाके हम आउटर कोर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता हमारा लिथोस्फीयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड अर्थ क्रस्ट होता है। इट इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ. It is made up of crust and the upper mantle above the asthenosphere. Of all the layers of the earth, the lithosphere is both coolest and most rigid. Rigid क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये solid crust है, ठीक है। यहाँ पे हमें solid state of matter देखने को मिलता है। दूसरी बात ये है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे जो होता है लिथोस्फेयर का, वो ज्यादा नहीं होता है। अगर हम देखें तो हम जब पढ़ते हैं ना लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो लिथोस्फेयर बेसिकली क्या होता है, इट इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट होता है, यानी कि अर्थ सरफेस, इसको हम लिथोस्फेयर के नाम से जानेंगे। इट इज मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड द अपर मैंटल, ठीक है। किससे बना होता है, कहाँ पे होता है, ये हमारा क्रस्ट और अपर मैंटल से बना होता है। और ये किसके ऊपर होता है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर होता है, ठीक है। Of all the layers of the earth, the lithosphere is both coolest and the most rigid. यानी कि सबसे ज्यादा सॉलिड कौन सा पोर्शन है हमारा, लिथोस्फेयर, और सबसे ज्यादा कूलेस्ट हमारा कौन सा पोर्शन है, दैट इज लिथोस्फेयर ओनली। अगर हम जमीन पे खड़े होते हैं तो इट इज बेरेबल, वी आर एबल टू स्टैंड barefoot on the lithosphere, right, on the earth surface. क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है। तो ये जो दो पॉइंट है वो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थिकनेस देखते हैं कितनी होती है। The average thickness of lithosphere is 100 kilometers and may go up to 300 kilometer below the orogenic mountains. Okay. तो यहाँ पे अगर थिकनेस की बात करें तो कितनी होती है, लगभग आप लगा लीजिए कि 100 किलोमीटर से लेकर कभी कभी अगर ज्यादा डीप में अगर चले गए तो 300 किलोमीटर, ठीक। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज लेस देन 50 किलोमीटर बिलो द ओशनिक क्रस्ट। अब ओशनिक क्रस्ट में देखा जाए तो वहां पर जो थिकनेस होती है वो 50 किलोमीटर से भी कम होती है, और अगर लैंड में देखा जाए तो कितनी चली जाती है, 100 से 300 किलोमीटर, ठीक। कॉम्पोजिशन देखा जाए तो यहाँ पे द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट लार्ज सेगमेंट्स ऑफ ब्लॉक्स कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो हमारा जो लिथोस्फीयर हमें पता है कि वो सॉलिड अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो होता है ज्यादा नहीं कम होता है, ठीक है। और हमारे ये अलग अलग सेगमेंट से बने होते हैं, लार्ज सेगमेंट्स और ब्लॉक से बने होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े या छोटे पत्थर होते हैं उनसे बने होते हैं, ब्लॉक से, ठीक है, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट या फिर टेक्टोनिक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। Now these plates are considered rigid bodies floating horizontally over asthenosphere. अब ये जो प्लेट्स होती हैं जिससे हमारा लिथोस्फीयर बना होता है, ये क्या कंसिडर की जाती हैं, रिजिड कंसिडर करी जाती है। रिजिड का यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल स्टेट से रिजेम्बलेंस है, यहाँ पे रेफरेंस है उसका यहाँ पे, ठीक है। रिजिड का मतलब यहाँ पे हुआ सॉलिड। आपका जो सॉलिड अर्थ क्रस्ट पोर्शन है वो हमारा कौन सा होता है, लिथोस्फीयर का, और किसके ऊपर हॉरिजॉन्टली फ्लोट करता है, किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये फ्लोट करता है। यानी कि एस्थेनोस्फेयर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथोस्फेयर। एंड टेक्टोनिक डिफॉर्मेशंस टिपिकली अकर एट द प्लेट बाउंड्रीज
as a result of plate interactions with other plates। ठीक है, अब टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी टेक प्लेस करती है वो कहाँ पे करती है, लिथोस्फीयर में करती है। बेसिकली हमारी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं इसका मतलब ये है कि जो दो प्लेट्स होती हैं जब आपस में कन्वर्ज करती हैं फिर डाइवर्ज करती हैं, यही सेम जो कॉन्सेप्ट है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने अर्थक्वेक चैप्टर पढ़ाया था, अर्थक्वेक टॉपिक करा था, राइट। तो ये हो गई हमारी दो प्लेट्स, ठीक है, प्लेट 1 और ये हो गई हमारी प्लेट 2। तो ये जब कन्वर्ज करेंगी या फिर ये जब डाइवर्ज करेंगी, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है जिसे हम टेक्टोनिक एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, जहां पे हमारी जो प्लेट्स होती हैं या तो वो कन्वर्ज करेंगी या फिर वो डाइवर्ज करेंगी। ये कहाँ पे टेक प्लेस करता है, ये लिथोस्फीयर में ही टेक प्लेस करता है, ठीक है, जहां पे हमारा लिथोस्फीयर है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा एस्थेनोस्फीयर। द एस्थेनोस्फीयर इज अ हॉट, सॉफ्ट, mechanically weak, ductile and semi-viscous region and consist of semi-molten rock materials। ये जो एस्थेनोस्फीयर है हमारे लिथोस्फीयर के नीचे होता है, ठीक है, हॉट इन नेचर, राइट, हॉट इन नेचर। उसके बाद मैकेनिकली वीक, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया था कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं, हम इसको वीकर जोन ऑफ मैंटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डक्टाइल एंड सेमी विशियस, यानी कि ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा गाढ़ा, गाढ़ा नेचर, और सेमी वॉल्टेन रॉक्स, यानी कि वो रॉक्स जो कि बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड नहीं होते हैं, राइट, जो बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड नहीं होते, जो दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, जहां पे आपको सॉलिड प्लस लिक्विड में देखने को मिलेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज, द एस्थेनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ द अपर मैंटल, ऑल्सो नोन एज द लो वेलोसिटी जोन, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ सीस्मिक वेव डिक्रीजेस इन दिस जोन, यानी कि यहाँ पर सीस्मिक एक्टिविटी टेक प्लेस ज्यादा नहीं करती है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सीस्मिक वेव्स की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, इट इज द अपर पोर्शन ऑफ द अपर मैंटल, यानी कि एस्थेनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अपर मैंटल, ऑल्सो नोन एज द लो वेलोसिटी जोन। इसे लो वेलोसिटी जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सीस्मिक की जो वेव्स होती हैं वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। This zone allows the lithospheric plate to float and move over it। जैसा कि हमने प्रीवियसली भी इस चीज को देखा और इस स्लाइड में भी यही पॉइंट बताया गया है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है वो हमारे एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों, क्योंकि जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू एस्थेनोस्फीयर, and it allows, the zone allows the lithospheric plate to float and move over it, that is that the lithospheric plate they float horizontally above the asthenosphere। आगे बढ़ते हैं, थिकनेस देखते हैं कि हमारे एस्थेनोस्फीयर की थिकनेस कितनी होती है। द एवरेज थिकनेस बिटवीन इज 180 टू 220 किलोमीटर। कितनी होती है, 180 से 220 किलोमीटर होती है। लिथोस्फीयर की कितनी थी, 100 से 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर भी कब, जब हम माउंटेन्स की तरफ जाएं, है ना, जब हम माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे थिकनेस कितनी होती है, 300 किलोमीटर। और वैसे प्लेन्स में देखिए तो कितनी होती है, हमारी होती है थिकनेस 100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, और ओशंस में कितनी होती है, ओशनिक क्रस्ट में इट इज बिलो 50 किलोमीटर, ठीक है, थिकनेस। यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर की हम एवरेज थिकनेस देखें तो वो कितनी होती है, 180 टू 220 किलोमीटर। डेप्थ अगर देखें तो इट लाइज बिलो द लिथोस्फीयर एट एन एवरेज डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स टू अ डेप्थ ऑफ 350 टू 650 किलोमीटर। कॉम्पोजिशन देखिए तो इट इज कंपोज्ड ऑफ peridotite rock containing mostly the olivine and pyroxene minerals। तो ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स है जो हमें कहाँ पे
कौन से रीजन्स में देखने को मिलते हैं हमें? एस्टेनोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा ओलिवीन और दूसरा है हमारा पायरोक्सीन, ठीक है। और ये किस टाइप के रॉक से बना होता है? पेरिडोटाइट रॉक से बना होता है, जिसमें हमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं? ओलिवीन और पायरोक्सीन मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम कोर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। The extremely hot and dense center of our planet is known as Earth's core. यहाँ पर डायग्राम ही भी निकाल लेते हैं ताकि हमें डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये रहा हमारा डायग्राम। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो क्रस्ट थिकनेस है वो कितना है? 0 से 100 किलोमीटर थिक है। ये हो गया हमारा एस्टेनोस्फेयर। दिस इज आवर लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर जहाँ पे क्रस्ट एंड अपर मैंटल, अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल है, ठीक है। ये हमारा जो रीजन है क्या है? हमारा मैंटल है। और ये रीजन हमारा क्या है? कोर है। कोर भी हमारा दो लेयर्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा आउटर कोर और दूसरा आता है हमारा इनर कोर, ठीक है। जो हमारा आउटर कोर होता है दैट इज लिक्विड इन नेचर, और जो हमारा इनर कोर आता है दैट इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। चलो, और ये हमारा क्रस्ट, चलो, क्रस्ट मैंटल कोर। अब यहां देखते हैं, the extremely hot and dense center of our planet is known as the Earth's core. तो यानी कि सबसे नीचा और सबसे जो सेंटर पार्ट होता है हमारे अर्थ का, उसको हम कोर के नाम से जानते हैं, जो उसका टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक। The Gutenberg discontinuity signals the end of the mantle and the commencement of the Earth's liquid आउटर कोर। हमने जैसा कि डायग्राम में देखा कि हमारा जो आउटर कोर होता है दैट इज लिक्विड इन नेचर, और जो हमारा इनर कोर होता है दैट इज सॉलिड इन नेचर। अब यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो किसके बीच में होती है? हमारे मैंटल और कोर के बीच में होती है, यानी कि लोअर मैंटल एंड अपर या फिर आउटर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है। गुटेनबर्ग, उसको बोलते हैं हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो मैंटल होता है, मैंटल रीजन या जो मैंटल लेयर होती है वो खत्म होती है, और यहाँ से दूसरा लेयर स्टार्ट होती है जिसको हम कोर या फिर आउटर कोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। वॉल्यूम देखते हैं। द कोर अकाउंट्स फॉर 33% ऑफ द अर्थ्स मास एंड 16% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। मैंटल सबसे ज्यादा कवर करता था, 84% हमारा अर्थ मास कवर करता था, 64% कितना कवर करता था? अर्थ वॉल्यूम, राइट। या आई थिंक वाइस वर्सा, इट वाज अराउंड 84% एंड इट वाज अराउंड 64%। लेकिन यहाँ पर अगर कोर पे ध्यान दे तो इट इज 33% ऑफ द अर्थ मास एंड 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। कॉम्पोजिशन देखें तो अनलाइक द मिनरल रिच मैंटल and crust, it is made almost entirely of metal, जहां पे हमें आयरन, निकल, sometimes called नीफे लेयर, ओके। तो यहाँ पर हमें नीफे लेयर देखने को मिलती है जहां पे हमें आयरन और निकल प्रॉपर्टीज के जो मेटल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा मतलब मिनरल रिच एरिया नहीं है, सिर्फ दो यहाँ पे पाए जाते हैं, एक हो गया हमारा आयरन और दूसरा हो गया हमारा निकल। अब चूंकि यहाँ पे आयरन और निकल देखने को मिलता है तो इस लेयर को किस नाम से? नीफे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिडरोफाइल्स, द एलिमेंट्स दैट डिसॉल्व इन आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम, कोबाल्ट एक्सेट्रा आर आल्सो फाउंड इन दिस कोर, ओके। तो सिडरोफाइल्स क्या है? ये कैसा एलिमेंट होता है जो किसमें डिसॉल्व हो जाता है? आयरन में, ठीक है। और कहाँ डिसॉल्व होता है? ये डिसॉल्व होता है हमारे गोल्ड में, हमारे प्लैटिनम में, हमारे कोबाल्ट में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारा कोर में पाया जाता है। क्या नाम है? इट इज सिडरोफाइल्स, ओके। सो द कोर कंटेन्स 90% ऑफ द अर्थ सल्फर। सल्फर यहाँ पे आप ये ले लो, ठीक। तो यहाँ पर 90% हमें क्या देखने को मिलता है?
सल्फर देखने को मिलता है। द अदर एलिमेंट्स स्पेक्यूलेटेड टू बी द पार्ट्स ऑफ द कोर आर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। और हमें यहाँ पे क्या पे देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलती है और सिलिकॉन भी मिलता है। यहाँ पे कहाँ पे, हमारे कोर में। 2 लेयर्स, द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। जो हमारा कोर है वो भी 2 लेयर्स में डिवाइडेड। कौन कौन सा, एक हो गया हमारा आउटर कोर विच इज लिक्विड इन नेचर, और दूसरा है हमारा इनर कोर विच इज सॉलिड इन नेचर, राइट। तो इनर कोर एंड आउटर कोर। द लेमैन डिसकंटिन्यूटी और द बुलियन डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन सेपरेटिंग दीज रीजन्स। अब हमारे इनर और आउटर कोर को कौन सी डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है, दैट इज लेमैन डिसकंटिन्यूटी। यानी कि जब ये डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट होती है तो पता चल जाता है कि हमारा जो कोर है वो 2 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड हो चुका है, आउटर कोर एंड इनर कोर। पता कैसे चलता है, क्योंकि दोनों कोर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो दोनों का अलग है। आउटर कोर लिक्विड इन नेचर है और जो इनर कोर है दैट इज सॉलिड इन नेचर। और इन दोनों को जो लाइन या जो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है उसको हम लेमैन डिसकंटिन्यूटी या फिर बुलियन डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आउटर कोर के बारे में पढ़ते हैं। The 2200 kilometer thick outer core is composed of liquid iron and nickel in molten state। अब हमें पता है कि हमारा आउटर कोर में हमें कौन सा स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलता है, लिक्विड। यहाँ पे हमें आयरन और निकल भी किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड आयरन एंड निकल। यानी कि यहाँ पे आयरन और निकल हमें कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा, हालांकि दोनों मेटल्स होते हैं लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो मॉल्टन मेटल्स होते हैं, यानी कि ज्यादा सॉलिडिफाइड नहीं होंगे। यानी कि मॉल्टन स्टेट का मतलब ही यही होता है कि यानी कि ठोस पदार्थ नहीं होंगे। अगर आप उनको उठाओ और कस के दबाओ, वैसे तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आप उनको बेयर हैंड उठा नहीं सकते हो, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो इजीली क्या होते हैं, क्रश हो सकते हैं रॉक्स। यानी कि ये ऐसे स्टेट में होते हैं कि ये ज्यादा ठोस यानी कि ज्यादा सॉलिडिफाइड नहीं होते हैं। और हमें यहाँ पे आउटर कोर की थिकनेस कितनी देखने को मिलती है, 2200 किलोमीटर ये जो है आउटर कोर की थिकनेस है। और ये कॉम्पोजिशन यहाँ पे अगर केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो इट इज लिक्विड आयरन एंड निकल इन अ मॉल्टन स्टेट। प्रॉपर्टीज देखें, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कोर, right, it is the hottest part of the core at the Bullion discontinuity। Bullion discontinuity वही होती है जो हमारे outer और inner core को separate करती है, ठीक है। is as hot as the surface of the sun around 6000 degree Celsius, right। तो ये हमारा जो देखेंगे कि जो outer core होगा it is the hottest part of the core at the Bullion discontinuity। again Bullion discontinuity क्या होता है, it separates the outer core and inner core, ठीक है। is as hot as the surface of the sun। जब हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था तब हमने वहां पे सन के बारे में भी पढ़ा था, और जो सन का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। और वही एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें हमारे आउटर कोर में देखने को भी मिलता है, ठीक है। द लिक्विड मेटल इन द आउटर कोर हैज लो विस्कोसिटी। ऑफ कोर्स जो लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल होता है हमारे आउटर कोर में, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Earth's magnetic field। Now the Earth's magnetic field is created in the outer core by self-exciting dynamo process, right। तो यहाँ पे एक डायनेमो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपने आप क्रिएट होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो कौन से रीजन में, कौन से लेयर में क्रिएट होती है, वो हमारे आउटर कोर में क्रिएट होती है, ठीक है। The magnetic field is generated by electrical currents flowing through slow moving molten iron। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे देखेंगे that the magnetic field is generated by the electrical currents flowing through the slow moving molten iron। जैसा कि हमने देखा कि हमें यहाँ पे चाहे आयरन मेटल हो या फिर निकल मेटल हो, वो हमें कौन से स्टेट में देखने को मिलेंगे, मॉल्टन स्टेट में देखने को मिलेंगे, यानी कि ज्यादा सॉलिडिफाइड नहीं होंगे, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो जनरेट होती हैं बाय इलेक्ट्रिकल करंट्स,
जो कहाँ पे मूव करती है, हमारे इसी मॉल्टन स्टेट में, जहाँ पे हमें मॉल्टन आयरन देखने को मिलता है, यहीं पे ये करंट जो होती है वो स्लोली मूव करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता है अब हमारा इनर कोर। Earth's inner core is solid and extends from 5,150 kilometers to 6,370 kilometers and is mostly composed of iron. यहाँ पर हमें आयरन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो इनर कोर होता है वो क्या होता है, सॉलिड इन नेचर, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है that Earth's inner core is solid and it extends from 5,150 kilometers to 6,370 kilometers and is mostly composed of iron. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ पर इनर कोर का जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल स्टेट है, वो सॉलिड इन नेचर है, तो जो हमें आयरन यहाँ पे मिलेगा वो सॉलिडिफाइड होगा, यानी कि वो मॉल्टन स्टेट में नहीं होगा, will be solidified. Solid core. Despite the temperature of the inner core being more than the melting point of iron, the inner core is solid. अब ये भी एक बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हमने जैसे कि देखा कि आउटर कोर में जो टेम्परेचर होता है वो दैट इज 6,000 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सन। अब उसके नीचे जाएंगे एक्सक्यूज मी, नीचे जाएंगे इनर कोर की तरफ, तो वहां पे जब हम, जैसे कि पहले भी बताया कि जैसे जैसे आप और ज्यादा डीप चलते चले जाओगे तो उसका जो टेम्परेचर, डेंसिटी और जो प्रेशर है, ये तीनों चीजें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो यानी कि यहाँ पर इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो हमारे आउटर कोर से ज्यादा होगा। लेकिन डिस्पाइट द टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर बीइंग मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, राइट। अब 6,000 तो केवल आउटर कोर में था, इसका मतलब है कि हमारा जो इनर कोर का टेम्परेचर है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, राइट। तो इतना हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी यहाँ पर इनर कोर जो है वो सॉलिड, यानी कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे इनर कोर की दैट इज सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द इनर कोर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तीन चीजें बढ़ती हैं जैसे आप डीप और ज्यादा इंटीरियर ऑफ अर्थ में चलते चले जाओगे, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड इन नेचर देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर के टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर और डेंसिटी जो है वो भी इंटेंस है, यानी कि वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोटेशन, द इनर कोर रोटेट्स ईस्टवर्ड but at the little faster rate than the other part of the earth। अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो जो हमारा इनर कोर है वो रोटेट करता है कौन से डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड के डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेकिन थोड़ा तेजी में, यानी कि फास्टर रेट, मतलब एट अ लिटिल फास्टर रेट देन द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ। ग्रोथ देखिए, द इनर कोर ग्रोज बाय अबाउट अ मिलीमीटर every year as the earth is slowly cooling, right? And consequently the outer core is solidifying or freezing, right? अब यहाँ पर हम देखें तो आउटर कोर जब हमें लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, और जो सॉलिडिफाइंग यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में दिलता। अब आज हम देखें आज के डेट में तो इनर कोर ग्रोज बाय अबाउट अ मिलीमीटर एवरी ईयर एज द अर्थ इज स्लोली कूलिंग, राइट। अब अर्थ जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ठंडी होती चली जा रही है। इसलिए हम देखेंगे कि हमारे आउटर कोर में भी आपको जहाँ पे लिक्विड इन नेचर होता है वहां पे भी हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो आउटर कोर है वो सॉलिडिफाई होना या फिर फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे डायग्राम आ गया और इस डायग्राम के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारा ये टॉप लेयर है, इसको हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा रहता है, इट इज दी क्रस्ट प्लान्ड अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल। उसके बाद आता है हमारा क्रस्ट जिसकी थिकनेस है 0 to 100 किलोमीटर्स, एंड आफ्टर दैट कम्स एस्थेनोस्फेयर, एंड आफ्टर दैट कम्स हमारा मैंटल। मैंटल यहाँ से यहाँ होता है जिसमें हमारा अपर और लोअर दोनों है।
और फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है कोर, जो कि हमारा आउटर और इनर कोर दोनों है। आउटर कोर हम देख सकते हैं कि लिक्विड इन नेचर है और इनर कोर दैट इज सॉलिड इन नेचर। लेकिन अगर आज की डेट देखें तो हमारा जो अर्थ है वो अब नीचे यानी कि अंदर जो है वो ठंडा पड़ रहा है, टेम्परेचर जो है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि आउटर कोर में भी अगर आज की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये भी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया है या फिर फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आपका पूरा A to Z जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पूरा यहाँ पे वो पोर्शन करवा दिया गया है। जितने भी बच्चे वन डे एग्जाम की तैयारी करें, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, दिस लेक्चर इज मोर देन सफिशिएंट। इस लेक्चर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ से टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बहुत आसानी से आप कर लोगे अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा, सुना और नोट्स बनाए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा भी लगा। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन देना हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा। तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। Remember that consistency, patience, perseverance, all these things and your dedication is very important when you're achieving anything in your life, right? आप अपने जीवन में चाहे आप एग्जाम दे रहे हो या ना दे रहे हो, ये चीजें आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही चीजें अगर आप सीख जाएंगे अपनी लाइफ में इसको मेंटेन रखना, तो आप अपने लाइफ के किसी भी फेज को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उस चीज को पार कर सकते हैं। अपना तैयारी अच्छे से करिए, ज्यादा टाइम नहीं बाकी है। आपका 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका सीजीएल का जो पेपर है वो कंडक्ट हो जाएगा, और अब आपकी सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसका पेपर सीजीएल के पेपर से पहले हो जाएगा। तो अपनी कमर कस लीजिए। सीएचएसएल में भी आपको यही जीएस का यही सेम कोर्स है, यही सेम टॉपिक्स हैं, अच्छे से करके जाइए, पढ़िए, बैठकर रिवाइज करिए, लगातार पढ़ते रहिए और अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आपको दिन में मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और अगर 8 घंटे से ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो फिर सोने पे सुहागा आपके लिए है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखते जाइए। हम जल्दी आपके लिए एमसीक्यूज जो है वो लेके आने वाले हैं ज्योग्राफी के, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमारा भी आपको 100% जो सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और जरूर बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास तरीके से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।